नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। आपके एडमिट कार्ड की सूचना भी आपको मिल गई होगी, आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो यह समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करके ही आप मेरिट में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। इसीलिए इस सीरीज में हम अस्पताल सहायक के विद्यार्थियों के लिए भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिंदी विषय के प्रश्न जो आपको मेरिट में स्थान दिलाएंगे। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने किसके द्वारा गोपियों को योग संदेश भेजा था? तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका। श्री कृष्ण ने किसके द्वारा गोपियों को योग संदेश भेजा गया था? तो उद्धव के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक अच्छे पत्र की विशेषताएं होती हैं। अब जो पत्र वाला टॉपिक है उससे ये प्रश्न है, पत्र की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? संक्षिप्तता, तारतम्यता, शिष्टता, उपर्युक्त सभी। ये वाला आंसर राइट है। यानी पत्र की विशेषताएं जो है संक्षिप्त होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए और शिष्टता की से पत्र लिखा हुआ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवितावली, गीतावली और दोहावली किसकी रचनाएं हैं? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो यह रचनाएं जो है कवितावली, गीतावली और दोहावली जो है तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइए। यह प्रश्न निश्चित रूप से आपको याद होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर वाला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से सबसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, हमारे वीडियोस में भी हमने बताया। सूर सागर वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके रचयिता हैं सूरदास जी। तो याद रखना भी ज्यादा कठिन नहीं है। सूर सागर इसके रचयिता कौन है? सूरदास। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन सा तर्क दिया? तो पहला ऑप्शन है, धनुष पुराना और कमजोर था, श्री राम ने इसे केवल छुआ ही था और बचपन में हमने कई धनुषियां ही तोड़ी हैं। तो ये सभी उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति और चेतना का। अगला प्रश्न, तंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो बताइए कौन है? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन है? तो नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक है स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो साहब कबीरदास जी को मानते थे बाल गोविंद भगत। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस वर्ग पर कटाक्ष किया है? तो लेखक ने सामंती वर्ग या नवाबी वर्ग पर कटाक्ष किया है। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? एक कहानी की जो लेखिका है मन्नू भंडारी जी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भानपुरा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के माध्यम से तीखा व्यंग किया गया है। तो किस पर किया गया है तीखा व्यंग? सरकारी तंत्र और औपनिवेशिक मानसिकता पर। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा क्या है? यानी विधा यानी किस तरीके से, किस स्टाइल में पाठ लिखा गया है? तो यह जो है यात्रा वृतांत पाठ है। इसको यात्रा करते समय जो लेखिका ने देखा उसको अपने शब्दों में वर्णित किया है। अगला प्रश्न, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो बताइए। यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में आता है। सिंपल प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में जो है अवयवी भाव समास होता है। अगला प्रश्न, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंखें फेर लेना यानी कि या तो उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना, विपरीत हो जाना, इस अर्थ में जो है आंखें फेर लेना मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
तो पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए। जहां एक ही शब्द है, शब्द एक है और एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो मोती के लिए पानी का अर्थ अलग है, मानस के लिए, मनुष्य के लिए, और चून यानी आटे के लिए अलग अलग अर्थ है। तो पानी शब्द के यानी एक ही शब्द है लेकिन अर्थ अलग अलग निकलेंगे। तो जब शब्द एक हो और अर्थ अलग अलग निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे के पत्ते से की है? तो कमल के पत्ते से जो है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना की है। कविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो कविंद्र, देखिए अलग अलग विकल्प दे रखे हैं, कौन सा उत्तर सबसे सटीक है? सही उत्तर है कवि प्लस इंद्र। पहला वाला विकल्प जो है वह सबसे सटीक है, क्योंकि कविंद्र शब्द जो है इसमें जो मात्रा है छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा है, इस कारण जो ई शब्द जो है वह भी छोटा ही आएगा। अगला प्रश्न, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर यानी कि पेट, अर्थात गणेश जी। तो बहुव्रीहि समास है। जहां वाक्य में अन्यार्थ निकलता हो यानी कि अर्थ निकालना पड़ता है और बिल्कुल अलग हटकर अर्थ निकलता है तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया है? तो लेखक ने जो है सामाजिक कुरीतियों और पाखंड पर प्रहार किया है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की जो है अवधी भाषा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के लक्ष्मण परशुराम संवाद को मुख्य रूप से किस छंद में लिखा है? तो दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने किस शहर की यात्रा का सुंदर वर्णन किया है? जो कि एक यात्रा वृतांत है। इसमें गंगटोक सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेलते हुए मकई के खेत में किसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? तो वह जो है चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगला प्रश्न है, गोपियों ने योग के संदेश को किसके समान कड़वा बताया है? कड़वी ककड़ी के समान जो है गोपियों ने योग के संदेश को कड़वा बताया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? बालकांड। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो फागुन या वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस प्रकार जो है हमने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। अब मैथ्स के सिलेक्टेड प्रश्न जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से परीक्षा में इसी के अनुसार मैथ्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मैथ्स के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का HCF 3 और LCM 60 है, HCF मतलब महत्तम समअपवर्त MSAP और LSAP 60 है और एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इस प्रकार यह प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है और निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कैसे निकालेंगे इसमें? तो इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, HCF और LCM दोनों को गुणा करके और एक संख्या दे रखी इसका भाग दे देंगे। तो HCF कितना है? 3, LCM कितना है? 60। तो 3 गुणा 60 उसमें 12 का भाग दे देंगे। तो 12 पंजे 60, 5 और 3 बचे ऊपर, तो 5 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 15। यानी HCF और LCM को हम गुणा कर लेंगे और गुणा करके एक संख्या दे रखी है तो जो संख्या दे रखी है उसका भाग दे दो तो ऑटोमेटिक दूसरी संख्या आ जाती है। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो कितनी घात है? द्विघात। तो अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 घात है तो 2 ही होगी।
अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी का सार अंतर क्या होगा? 2, 7, 12, 17। तो 2 में कितने जोड़ने पर 7 आ रहे हैं? 5। 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, यानी कि सभी में 5 5 का अंतर है, यानी कि 5 जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? समरूप। वृत्त के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? वृत्त के एक बिंदु पर जो है केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। याद रखिएगा, जब एक बिंदु से पूछा जाए तो वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये वाला प्रश्न परीक्षा में 100% आएगा। यानी इसी टाइप का, संख्या चेंज हो सकती है लेकिन इसी प्रकार का एक प्रश्न आपके 100% आना है। और जब इस प्रकार का प्रश्न आता है, लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए, तो वहां हमेशा जो है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है? तो क्षेत्रफल हमेशा घटता है। तो यहाँ पर घटने वाला ऑप्शन देखो एक ही दे रखा है, ग वाला। तो यहाँ क्या उत्तर होगा? ग, 1% घटेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है आंसर आएगा। और यदि इसका आंसर परीक्षा में पूछा जाए, अगर मान लीजिए 20% होता, लंबाई 20% बढ़ा दी जाती और चौड़ाई 20% कम कर दी जाती, तो फिर आप किस प्रकार निकालते हैं? तो यहाँ आपको मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ। जो संख्या दे रखी है उस उन दोनों को गुणा करके और इसमें 100 का भाग देना है। अब यहाँ संख्या क्या दे रखी है? देखो, 10% लंबाई और 10% चौड़ाई, यानी 10-10 है, तो 10 और 10 को गुणा करेंगे और उसमें जो है गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 100। तो 100 का ही भाग दे दो। 100 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? एक बार। तो क्या उत्तर होगा? 1% घटेगा। इसी प्रकार यदि 20% होता, दोनों जगह 20-20 होते हैं, तो 20 और 20 को गुणा कर लो। तो 20 और 20 को गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? 400। 400 में भी किसका भाग देना है? 100 का। यानी संख्या कोई सी भी हो, भाग हमें 100 का ही देना है। तो 100 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 400 में? 4 बार। तो 4% घटेगा। इस प्रकार से आंसर आएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वृत्त की वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी यानी कि व्यास, सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास होती है। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? 3। कैसे निकालेंगे? प्रथम 5 यानी कि 1 से 5 तक को हम जोड़ लेंगे और उसमें कुल कितनी संख्या है? प्रथम 5, तो 5 का ही भाग दे देंगे। प्रथम 10 पूछेंगे तो 10 तक जोड़ लेंगे और 10 का भाग दे देंगे। इस प्रकार उत्तर निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न, त्रिभुज में कोणों का योग होता है। त्रिभुज में कोणों का योग सभी को याद है, 180 डिग्री होता है। वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि कैसे निकाली जाती है? 2πr। वृत्त की परिधि निकालने का सबसे सिंपल सूत्र है 2πr। तो इस प्रकार गणित के प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। अब हम अगले विषय की ओर चलते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न अब आप पढ़ेंगे, जिनमें आपको बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी मिलेगी, जो आपको परीक्षा में बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली है। कई विद्यार्थियों की इंग्लिश कमजोर होती है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमने इसमें उन सेलेक्टेड प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में आते हैं और आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश वाला टॉपिक। पहला प्रश्न है, मोहित यूजली डैश अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। यूजली सामान्यतः, मोहित जो है जनरली या यूजली शब्द जब आता है तो यहाँ पर जो वर्ब दी गई है उसके साथ एस का प्रयोग करते हैं। गेट दे रखी तो गेट में एस लग जाएगा तो क्या होगा? गेट्स। यानी कि वह जनरली कितने बजे उठता है? 5 बजे उठता है, यानी कि उसकी हैबिट में है। तो कोई चीज हैबिट में रहती है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दो केवल। ये उत्तर है। तो याद रखिएगा, यूजुअली शब्द, जनरली शब्द। अगला प्रश्न है, द सन डैश इन द वेस्ट। अब सूर्य जो है वह
पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति किसी कार्य को निश्चित रूप से करेगा, वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग लगाया जाता है। एस का प्रयोग किया जाता है, सॉरी, एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सेट में एस लग गया। तो निश्चित है कि भाई सूर्य जो है हमारे देश में, भारत में जो सूर्य हमें पश्चिम दिशा में अस्त होता हुआ दिखाई देता है, तो इसलिए यहाँ सेट का क्या हो गया, सेट्स। अगला प्रश्न है, दोज बॉयज डैश ऑलरेडी देयर टाइम फॉर नथिंग। आप वाक्य में हमें यहाँ अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप कहोगे प्रश्न देखते हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ देखो वाक्य में एक शब्द दिया हुआ है ऑलरेडी। जस्ट और ऑलरेडी जब भी आता है तो वाक्य में हमेशा याद रखिए हेज या हेव का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ बॉयज है तो क्या आ जाएगा, हेव। तो देखो हेव एक ही विकल्प में दे रखा है, हेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो याद रखें ऑलरेडी और जस्ट जब भी आते हैं तो उसके साथ हेज या हेव आएगा। हेज कब आएगा, जब एक वचन होगा, और हेव कब आएगा, जब बहुवचन होगा, और उसके दोनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन डैश आवर। आवर शब्द जो है यहाँ स्वर की आवाज आ रही है, इसलिए यहाँ पर एच क्या है, साइलेंट है, इसलिए यहाँ किसका यूज होगा, एन का, आवर। जहां वाक्य में एच साइलेंट हो वहां एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑनेस्ट, इस प्रकार। ही इज डैश ऑनेस्ट आएगा ना, देखो मैन ऑफ आवर सिटी, तो यहां भी क्या आएगा, एन आएगा। अगला प्रश्न है, ही हैज डैश मनी, ही इज वेरी पुअर। अब यहाँ देखिए अलग अलग डिटर्मिनर्स दे रखे हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और मच। ही इज वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब है, यह इंडिकेशन दिया गया है, यानी कि कोई व्यक्ति बहुत ही गरीब है। अब यहाँ वाक्य में क्या आएगा, तो यानी कि उसके पास बहुत ही कम धन होगा। तो यहाँ बहुत ही कम शब्द के लिए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, लिटिल। ही हैज लिटिल मनी, क्यों, क्योंकि ही इज वेरी पुअर। क्या दे रखा है, ही इज वेरी पुअर। अगला प्रश्न है, आई डैश टीच मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ। तो पढ़ा सकता हूँ यानी कि मेरी एबिलिटी है, और एबिलिटी के लिए किस मॉडल का यूज किया जाता है, कैन का, आई कैन टीच मैथमेटिक्स, इस प्रकार से। तो ये मॉडल आप याद रखिए, एबिलिटी जहां दर्शाई जाती है वहां कैन का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल छाए हुए हैं। इट डैश रेन टू नाइट, तो छाए हुए हैं तो आज रात क्या हो सकती है, बारिश होने की संभावना है। तो जहां संभावना बताई जाए यानी कि पॉसिबिलिटीज बताई जाए वहां मे का यूज किया जाता है। तो याद रखें कि जहां संभावनाएं दर्शाई जाए, वाक्य में दिया गया है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं यानी कि बादल छाए हुए हैं, अगले वाक्य में कहा उन्होंने कि बारिश की संभावना है, तो मे का यूज हमने किया। अगला प्रश्न है, वी डैश रीच स्कूल इन टाइम टू अवॉइड पनिशमेंट, हमें पनिशमेंट से बचने के लिए स्कूल हमें समय पर पहुंचना चाहिए। यानी कि हमारे लिए अनिवार्य, और कोई चीज अनिवार्य होती है, मस्ट का प्रयोग वहां किया जाता है। इंग्लिश का आखिरी प्रश्न, वी डैश ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो नैतिक कर्तव्य जो हमारे हैं उसके लिए शुड का यूज किया जाता है। इस प्रकार हमने जो है इंग्लिश से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। अगला विषय जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न अब आगे आप वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड नामक घटना हुई थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था। असहयोग आंदोलन जो है चोरी चोरा कांड होने के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 1922 में जो है चोरा चोरी कांड हुआ था। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, जूट मिल, तो ये जो है बंगाल में स्थापित किया गया था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में ईएसबी द्वारा पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यह जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है।
अगला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए क्या आंसर होना चाहिए। सही उत्तर क्या है? मैथ्सिनी या मेजनी द्वारा जो है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। यह प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल आने वाला है और आप याद रखिएगा, यंग इटली जैसे आ जाए मैथ्सिनी या मेजिनी, दोनों में से भी जो भी ऑप्शन में नजर आए, दोनों में से किसी भी एक पर टिक लगा दी। एक ही व्यक्ति के नाम है, मैथ्सिनी या मेजिनी। रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट जो है एक मवेशी रोग है या पशु बीमारी जिसको हम कहते हैं। तो रिंडर पेस्ट क्या है? तो एक पशु बीमारी है। अगला प्रश्न है, काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को जो है रेगुर मृदा या काली कपास मृदा भी कहते हैं। रबी की फसल बोई जाती है, कब बोई जाती है? अब रबी की फसल जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो है रबी की फसल बोई जाती है, जैसे गेहूं। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन या जिसको हम बंदरगाह कहते हैं, कौन सा है सबसे पुराना? तो वो चेन्नई है, जिसको पहले मद्रास कहा जाता था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में किस समुदाय ने बहुसंख्यकवाद स्थापित किया है? तो सिंहली समुदाय ने जो है बहुसंख्यकवाद स्थापित किया है। भारत में महिलाओं के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में कहाँ सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या राज्यसभा? तो केवल और केवल जो है पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। भारत में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि, डेयरी और मात्स्यिकी आता है। मत्स्यिकी शब्द है वो, मत्स्यिकी आता है, मछली पालन। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक जरूर पूछी जाती है परीक्षा में, तो गुलामगिरी के लेखक जो है ज्योतिराव फुले हैं। तो नाम याद रखिएगा, गुलामगिरी ज्योतिराव फुले की, महात्मा ज्योतिराव फुले। चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो वन संरक्षण से, वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। तो जेनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। WTO बोलते हैं उसको, WTO। डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड, टी का मतलब ट्रेड, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड मतलब व्यापार। क्रेडिट या ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। औपचारिक, तो औपचारिक स्रोतों में जो है साहूकार या साझेदार जो है शामिल नहीं होते हैं। बाकी बैंक, सहकारी समितियां और ग्रामीण बैंक जो औपचारिक स्रोत हैं, बाकी साहूकार और साझेदार अनौपचारिक स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा, 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण क्या था? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति ही था। संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघवाद का अर्थ है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, यानी कि अलग अलग लोगों को शक्तियां प्रदान करना। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? बताइए। अभी शब्द, इस प्रश्न को जो है थोड़ा सा चेंज कर दें, भारत में लोकतंत्र की जगह गणतंत्र, ये शब्द हमने चेंज कर दिया। गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो गणतंत्र लगाते ही आपको याद आ जाएगा 26 जनवरी 1950। तो 1950 में जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो एकीकरण की तलवार जो है गेरिबाल्डी को कहा जाता है। जबकि एकीकरण का मस्तिष्क जो है काउंट कावूर और एकीकरण के जनक जो है जोसेफ मेजिनी को कहा जाता है। बाकी एकीकरण की तलवार वाला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, गेरिबाल्डी, नाम याद रखिएगा, तलवार इटली से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा कब की गई थी? तो 1907 में जो है 26 अगस्त 1907 को की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किन चार मुख्य नगरों को जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। चार मुख्य नगर या महानगर जिनको कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जारी किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियां
जो एक से अधिक राष्ट्रों में निवेश करती हैं वो विदेशी निवेश कहलाता है। प्लास्टिक मनी का एक सटीक उदाहरण, प्लास्टिक मनी यानी कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। यदि आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो इसे प्लास्टिक मनी का सबसे सटीक उदाहरण, इसके माध्यम से आप पैसा एटीएम से निकाल सकते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा माना जाता है? सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट को जो है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो ये सामाजिक से रिलेटेड प्रश्न हमने पढ़े, और भी प्रश्न अभी बाकी है एक विषय के जो आपको पढ़ने हैं। तो इसमें अंतिम विषय है साइंस, विज्ञान के प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं विज्ञान के प्रश्नों को। विज्ञान का पहला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताइए क्या होगा सही आंसर? 7। हमेशा याद रखिए 7, पीएच मान जो है शुद्ध जल का 7 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। और यदि वर्ग समूह पूछे जाएं तो 18 वर्ग समूह है। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट वाला प्रश्न कई बार परीक्षा में आया, एल्यूमिनियम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है? वृक्क यानी किडनी, उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग, एक रोग परीक्षा में जरूर पूछा जाता है जब विज्ञान वाल का सिलेबस हो, तो मधुमेह, डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो मधुमेह नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। और कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो आपकी गाड़ी है, बाइक वगैरह है, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? उत्तल दर्पण। ये प्रश्न हर एग्जाम में आता है, तो याद रखिए उत्तल दर्पण, गाड़ियों में जो है उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। एक नाम याद रखो, उत्तल, गाड़ियों में जो है, जैसे आपकी बाइक है तो मेरी बाइक में उत्तल दर्पण लगा हुआ है, इस प्रकार से आप याद रखें। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव का जो नेत्र हम देखते हैं तो इसका जो सामने का प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल पर बनता है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन वे प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत हैं जो लाखों वर्षों पूर्व दबे हुए मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों के अत्यधिक ताप और दबाव में अपघटन से बनते हैं। तो ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जमीन में लाखों वर्षों पहले पौधे, जानवर, इनके अवशेषों से ये बने हैं। ओजोन परत मंडल के किस भाग में पाई जाती है और यह हमारी रक्षा किससे करती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है और पराबैंगनी विकिरण से, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो समताप मंडल वाला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है। ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो कौन सा कृत्रिम पारितंत्र? कृत्रिम यानी हमारे द्वारा बनाया गया। तो वन हम नहीं बनाते हैं, तालाब हम नहीं बनाते हैं, झीलें हम नहीं बनाते हैं, बगीचा या खेत हम बनाते हैं। तो कृत्रिम है, यानी कि झीलें ऑटोमेटिक भी प्राकृतिक झीलें सुंदर होती हैं, बहुत सारी अधिकतम झीलें प्राकृतिक है, तालाब भी अधिकतर प्राकृतिक। तो इन जो विकल्प दे रखे हैं, विकल्पों में कृत्रिम कौन सा है? कृत्रिम का मतलब कि जिसको मनुष्यों के द्वारा बनाया जा सकता हो या मनुष्य बनाते हो, तो उसमें सबसे सटीक होता है बगीचा या खेत। क्योंकि बगीचे कभी भी वन प्राकृतिक होते हैं, तालाब अधिकतर प्राकृतिक होते हैं, झीलें प्राकृतिक होती हैं। अगला प्रश्न है, चिप्स की थैली में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए, चिप्स की थैली में कौन सी गैस आती है? नाइट्रोजन। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, यानी कि वो खराब नहीं हो, इसलिए जो है नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। ये प्रश्न जो है निश्चित रूप से परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न है। तो हमारे इन वीडियोस के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो सिलेक्टेड प्रश्नों को हमारे वीडियोस में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है,
किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो ऐसी कौन सी धातु है? सोडियम। सोडियम को जो है आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा जो है 5.6 से कम उसका पीएच मान होता है। नर जनन हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नर जनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है नर जनन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर। बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? यानी बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन CH4। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ऐसा ही मात्रक पूछा। लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है? डायोप्टर से। लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर से नापी जाती है। तो कम समय में हमारे चैनल पर 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और आप सही समय पर जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करें और हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी सटीक वीडियोस आपके लिए दिए गए हैं ताकि आप कम समय में अपनी तैयारी पूरी कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।